नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 4। इससे पहले 3 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 75 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 4। किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है दोस्तों? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपसौर कहा जाता है। एक कक्षा में दोस्तों जब कोई भी उपग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे उपसौर कहा जाता है। और उपसौर में सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.7 किलोमीटर। और यह घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को घटित होती है। इस दौरान जो है पृथ्वी 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त करता है। क्लियर दोस्तों? यदि किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अपसौर कहा जाता है। और इसमें सूर्य और ग्रह के बीच दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। किस दिन यह घटना घटित होती है? 4 जुलाई को। क्लियर दोस्तों? अपोजी की बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अपोजी कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे पेरिजी कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुँचने में लगने वाला समय है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से कम या 2 सेकेंड से अधिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकेंड यहाँ समय लगता है। क्लियर? तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 2 सेकेंड से यहाँ कम समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है दोस्तों। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन 6 घंटे में यह पूरा कर लेता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का भाग यदि आपसे पूछ ले कितना दिखाई देता है? 59% दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है दोस्तों जो रात की रानी कहलाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 79 का आंसर क्या होगा? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जब पृथ्वी की सतह दोस्तों हिलती है तो इसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। इससे स्थल मंडल में ऊर्जा में अचानक वृद्धि हो जाती है। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप मापी से नापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है।
और भूकंप मापी को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है दोस्तों? आंसर कीजिए। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन ए एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एकांकागुआ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंचा पहाड़ है। किन देशों की सीमा पर है? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर। चम राज्यों की बात कर लेते हैं तो किस देश में है? इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। ओजोस डेल सलाडो की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि लोयस का निर्माण किससे होता है? नदियों से, पवन से, भूमिगत जल से, हिमनद से। लोयस का निर्माण किससे होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पवन से होता है ना? किससे होता है? पवन से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोयस कैसे बनते हैं? पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से बनते हैं और इसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में एक जगह है लोयस, इसी ग्राम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? लोयस। लोयस का जमाव कहाँ होता है? रेगिस्तानी इलाकों में होता है। सबसे बड़ा लोयस आपको देखने को मिलता है उत्तरी चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है दोस्तों? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित? हिंद महासागर के तल पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 5000 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। और यह कहाँ से शुरू होती है? कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होती है और दक्षिण तक जाती है। आप देख सकते हैं 90 ईस्ट रीज। कटक किसे कहा जाता है? समुद्र के नीतल में जो उभार पाया जाता है, जो समुद्र से बाहर नहीं निकल पाता है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है, रेज कहा जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। 83 हमारा क्वेश्चन है, बृहत ज्वार कब आता है? बृहत ज्वार कब आता है दोस्तों? आसान सा सवाल है, आंसर कीजिएगा। बृहत ज्वार कब आता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब सूर्य चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। बृहत ज्वार या दीर्घ ज्वार कब आता है? पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको के पूर्व में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और यह किन देशों से घिरा हुआ है? मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ यह खाड़ी है। क्लियर? चलिए 85 हमारा क्या कहता है दोस्तों, आंसर कीजिएगा फटाफट। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से, चीन से या दक्षिण अफ्रीका से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तरी अमेरिका से है। टॉर्नेडो क्या है? ज़मीन की सतह पर उठने वाला तूफान है दोस्तों। और टॉर्नेडो में हवा की गति होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका के इन भागों में टॉर्नेडो उत्पन्न होता है। 86 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान दिखाई देता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कपासी मेघ का शीर्ष जो है गोभी के आकार के समान दिखाई देता है। मेघ यदि आपसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मेघ 3 प्रकार के होते हैं। एक जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और निम्न बादल जो है 2000 मीटर तक की ऊंचाई में स्थित होते हैं। सबसे ऊपर में कौन सा बादल होता है? पछाब बादल, पछाब स्तरीय बादल और पछाब कपासी बादल। कुल मिला के पछाब जो आते हैं वो ऊपरी बादल कहलाते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले बादलों में उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल दिखाई देते हैं। इसमें उच्च लगा रहता है, समझ जाइएगा, ये मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं। निम्न बादल 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी बादल। यानी कपासी बादल जो है, कपासी बादल या कपासी मेघ निम्न स्तरीय बादल का उदाहरण है। क्लियर? और निम्न स्तरीय बादल को कैसे पहचानेंगे? उसमें आपको स्तरीय लगा रहता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर। ओजोन परत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। इसका काम क्या है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और 90 से 90% यह पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। किस मंडल में स्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले भाग में अवस्थित है और यह स्ट्रेटोस्फीयर का ही निचला भाग है। इसकी खोज किसने की थी? 1913 में की थी। फ्रांस के भौतिक शास्त्री फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसान ने इसकी खोज की थी। दोस्तों ट्रोपोस्फीयर की बात कर लेते हैं, यानी क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ओजोन परत की ऊंचाई पृथ्वी से 20 किलोमीटर तक की होती है। यानी ओजोन परत कितना मोटा होता है? 10 किलोमीटर मोटा होता है। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है दोस्तों? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, आप सभी जानते होंगे। स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक ऊंची होती है। कहाँ से? पृथ्वी से। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 88, मिट्टी का निर्माण किन तत्वों और प्रक्रियाओं द्वारा होता है? भौतिक, रासायनिक, जैवीय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पम्पास कहा जाता है। सवाना पूर्वी अफ्रीका घास के मैदान को कहा जाता है, जिसमें केन्या और तंजानिया आते हैं।
पंपास अर्जेंटीना की घास के मैदान को, प्रेयरी अमेरिका की घास के मैदान को, वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। निम्नलिखित में किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो बोरियल वन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द सी, शंकुधारी वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। बोरियल वन किसे कहा जाता है? टैगा वनों को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। ये कैसे होते हैं? शंकुधारी रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर पाइन्स, स्प्रूस और लार्च यहाँ पर उगते हैं। टैगा किन अक्षांशों के बीच उगती है? 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच ये आपको देखने को मिलता है। कौन? बोरियल वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 250 से 300 सेंटीमीटर। रबर कैसा पौधा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पौधा है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। मौसम कैसा होना चाहिए? मौसम वर्ष भर आर्द्र होना चाहिए। 21 डिग्री से कम तापमान जो है इसके लिए हानिकारक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 25 डिग्री से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है और इसकी कृषि 300 से 700 मीटर के मध्य पहाड़ी ढालों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 92, हमारा सवाल है दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सैंटोस को। सैंटोस का बंदरगाह किस देश में है? ब्राज़ील में है और ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य के सैंटोस शहर में स्थित है। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं तो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और कुल आपूर्ति का 40% यह निर्यात करता है। वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है और कुल निर्यात का 20% यह निर्यात करता है। गुणवत्ता के लिहाज से यदि आपसे पूछ ले किस देश का कॉफ़ी सबसे अच्छी होती है? यूथोपियन कॉफ़ी, यानी इथोपिया की कॉफ़ी सबसे अच्छी कॉफ़ी होती है। भारत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे पहले कॉफ़ी की खेती कहाँ पर हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों में होती है और कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेयरी पदार्थ और मांस के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर है। अर्जेंटीना की राजधानी है और ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर है। 94, UPPCS मेंस 2004 का सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया, अल्पाइन, कांगो बेसिन, निग्रिटो, कालाहारी, बुशमैन, स्कैंडिनेवियन, नार्डिक। स्कैंडिनेवियन प्रदेश में नार्डिक जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बुशमैन कालाहारी में देखने को मिलता है, सही सुमेलित है। निग्रिटो कांगो बेसिन में मिलते हैं, जबकि अल्पाइन मध्य यूरोप में मिला करते हैं, न कि मध्य एशिया में। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित यहाँ पर नहीं है। मध्य अल्पाइन कहाँ पर पाया जाते हैं? मध्य यूरोप में, निग्रिटो कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, जबकि नार्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्री में। 95, हमारा सवाल है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, सही सुमेलित है दोस्तों। अफरीदी ये अफ्रीका के नहीं पाकिस्तान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? पाकिस्तान की जनजाति है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। एनु जापान की जनजाति है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अफ्रीदीज अफ्रीका से संबंधित नहीं है।
अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में, अफरीदी पाकिस्तान में, पिग्मी कांगो बेसिन में, एनू जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, मालागासी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? मालागासी किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? मेडागास्कर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका की प्राचीन नाम क्या है? सिलोन। इसी प्रकार थाईलैंड का सियाम, मेडागास्कर का मालागासी। संगान किसका पुराना नाम है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 97, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग किसे जोड़ती है? हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ती है। इसका परिचालन कब शुरू हुआ था? 16 फरवरी 1881 को, और यह कनाडा का पहला अंतर महाद्वीपीय रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 98, पर्थ से लंदन तक लघुत्तम वायु मार्ग कौन है? पर्थ से लंदन तक लघुत्तम वायु मार्ग कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। पर्थ से लंदन तक सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन है दोस्तों? पर्थ, अकरा, पेरिस और लंदन से होकर गुजरता है। पर्थ की बात कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हिंद महासागर के किनारे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1829 में। 99, क्या कह रहा है दोस्तों? 99, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कर ले जाए दोस्तों तो यूरोप और अफ्रीका को अमेरिकी महादेशों से यह अलग करता है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर का यह महासागर है, जबकि पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर पहले नंबर पर आता है और हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है। सेशन का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और मैसिडोनिया। इनमें से किन देशों की सीमा एडियाटिक सागर के साथ है? अल्बानिया की सीमा एडियाटिक सागर से लगती है, बोस्निया की सीमा भी लगती है और क्रोएशिया की सीमा भी लगती है, जबकि मैसिडोनिया की सीमा जो है एडियाटिक सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3। एडियाटिक सागर किन देशों के साथ सीमा बनाती है? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, जबकि मैसिडोनिया यहाँ पर स्थित है। मैसिडोनिया से यह सीमा साझा नहीं करती है। दोस्तों विश्व भूगोल का 1000 MCQ की सीरीज नंबर 4 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।